नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कहानी अनबॉक्स। मैं हूँ मीशू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कहानी किस्मत। तो चलिए फिर सुनते हैं कहानी। छोटी सी मुन्नी ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी तुम सदा सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती हो? भाभी ने कहा, मैं क्या बताऊँ मुन्नी। मुन्नी ने पूछा, क्यों भाभी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन साड़ी नहीं पहनने देती? भाभी ने कहा, नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती, अम्मा भी क्या करे। किस्मत कौन है भाभी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है? भाभी मुझे भी बता दो। सिल पर पिसा हुआ मसाला कटोरी में डालते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, किस्मत कहाँ है? मुन्नी क्या बताऊं। आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने सब्जी बना दी। खाना तैयार होने में अभी आधे घंटे की देरी थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलक्षणी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी नहीं तैयार होता? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, या तू ही अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी अभी तो 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाता, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींचकर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी? 10 बार राण से कह दिया कि जबान न लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू बोली किस घमंड में है? तेरी जैसी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार अपनी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह भी चुपचाप उसके पीछे चली, किंतु माता की डांट से वह वापस लौट पड़ी। इस घर में प्राय प्रतिदिन इस प्रकार का होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधा घंटा पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उसके पति रामकिशोर मुकब्बिलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए सब? नाक फुलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए और कहाँ जाते? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकाल कर देखते हुए रामकिशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे एक कचहरी भी तो जाना है। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुँच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी होने दोगे? मैं तो कहती हूँ इस घर में नौकर चाकर तक का मान है, पर मेरा नहीं, सब सच्चे और मैं झूठी, कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता था कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। कहते कहते रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है, यह भी उनसे छिपाना था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेम पूर्वक था। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ दिन बाद ही निर्दयी विधाता ने बिचारी किशोरी का सौभाग्य संदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभागिनी विधवा दया की ही पात्र थी, किंतु जैसे जैसे मुन्नी की माँ देखती कि रामकिशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही प्यार वाला था, वैसे वैसे किशोरी के साथ उसका गुस्सा और भी बढ़ता जाता। रामकिशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक ना सकते थे। सो की सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के वे अपनी खोपड़ी के बाल ना नुचवाना चाहते थे, इसलिए कई बार चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहा, भूखी ना रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रामकिशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उसके सिर से पैर तक आग लग गई। मनी मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने की भी फुर्सत ना थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की माँ ने खाना खाने के बाद सबका सब खाना उठाकर नौकरानी को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई।
किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। चावल के बर्तन में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली गई। आज राम किशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्द ही लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं ना पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी कायरता पे उन्होंने अपने आप को ना जाने कितना धिक्कारा। उसकी साड़ी कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस साड़ी से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछोने के नाम पर खाट पर कुछ चीथड़े पड़े थे। ज़मीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। राम किशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने जैसे ही साड़ी खींची, साड़ी फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममता भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया नहीं। फिर वह संभल कर बोली, खा तो लिया है बाबू। राम किशोर जी बोले, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ ना बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरच रही थी। राम किशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात ना मानी। किशोरी को बड़ी गलानी हो रही थी कि वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है, झूठ नहीं कहती। राम किशोर को विश्वास न हुआ। नौकरानी को बुलाकर पूछा तो नौकरानी ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने तो चौका पहले से ही खाली कर दिया था, खाती भी तो क्या। पत्नी की निष्ठा पर कुपित और बहू के सुजन्ने पर राम किशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनकी जेब में 40 रुपये थे। उसमें से 10 निकालकर वे बहू को देते हुए बोले, यह रुपये रखो बेटी, तुम्हें यदि जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक भी ना पहुँच पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कल जुग जो ना करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी की तो लाज रखते। बेटी बहू के सूने घर में घुसते तुम्हें लाज भी ना आई। तुम्हारे ही सिर चढ़ाने से तो यह इतनी सिर चढ़ी है। पर मैं ना जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी। इस बुढ़ापे में गड्ढे में ही जाके गिरे। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही राम किशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो ना थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। गलानी और शोभ से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी और पूछा, क्यों रोते हो बाबू? राम किशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने अपनी भाभी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था। इस समय अब उसने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने आश्चर्य होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबूजी? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी रामकिशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ वह तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भाभी को भी रुलाया करती है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी किस्मत। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।